स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मिश्रित खेती है। तो दोस्तों मिश्रित खेती है कृषि के साथ पशुपालन करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेशम कीट किस पौधों पर निवास करता है? रेशम कीट निवास करता है शहतूत पौधों पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कपास के पौधों में बीटी आविश को एक जीन के द्वारा कोटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं क्राई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपास के पौधों में बीटी आविश को जिस जीन के द्वारा कोटित किया जाता है उसे क्राई कहते हैं। यह एक विशेष जीन होता है जो विष उत्पन्न के लिए जाना जाता है। यह पौधों में कीड़ों को मारने के लिए पर्याप्त विष को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न है, हरित खाद के लिए उपयुक्त किस अफलीदार फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोबिया। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल लोबिया है। पूसा रूबी किस्म किसका किस्म है आपको बताना है। पूसा रूबी किस्म है टमाटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूसा रूबी टमाटर की एक हाइब्रिड किस्म है। टर्की किसकी नस्ल है? टर्की नस्ल है मुर्गी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से, स्वर्णिम क्रांति बागवानी और शहद से, भूरी क्रांति चमड़ा तथा कोको से, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। मीक के रिसाव से दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? इसमें आपका स्वच्छ ईंधन का उदाहरण हो जाएगा प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोपेन स्वच्छ ईंधन है। प्रोपेन जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, जो गैस प्रसंस्करण और तेल शोधन का एक उत्पाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पादप पलवक में कमी का परिणाम होगा। पादप पलवक में कमी का परिणाम होगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पादप पलवक में कमी का परिणाम होगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी। प्रकाश संश्लेषण के जरिए फाइटोप्लैंक्टन वन और अन्य स्थलीय पादपों के समतुल्य CO2 ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा द्वितीयक उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैव आवर्धन का अर्थ रासायनिक पदार्थों का खास श्रृंखला में प्रवेश है। जैव आवर्धन का अर्थ है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर विषाक्त संकेंद्रण में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों ब्रिक्स में शामिल देश हो जाएंगे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था 2009 में।
अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका संस्थान का नाम और एक तरफ दिया गया है अवस्थिति। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 4 से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है, तो नई दिल्ली में। बी का मिलान हो जाएगा आपका 1 से। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमांड नहीं है? भारतीय वायुसेना में जो कमांड नहीं है वह है उत्तरी वायु कमांड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमांड नहीं है। पश्चिमी वायु कमांड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम वायु कमांड का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। मध्य वायु कमांड का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में की गई थी। भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा आसान सा प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई 1990 से प्रति वर्ष जारी की जा रही है। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। स्पेन की संसद का नाम कॉटेस है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड तथा मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 में। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया था। सिग्मो क्या है? तो दोस्तों सिग्मो है गोवा में वसंत ऋतु का महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? जो पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबोर झारखंड, जो कि गलत दिया गया है। अबोर झारखंड पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। अबोर पर्वतीय चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि तीनों सही दिए गए हैं। मिकिर असम में, नीमगिरी ओडिशा में तथा दूनागिरी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमें गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत का मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है, जो कि सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य में है, यह भी सही कथन है। भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्री तट है, यह भी सही कथन दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती, भवानी तथा हेमावती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1, 2 एवं 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय है? कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम % जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम % मिजोरम राज्य में पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम में 94.43% पाया जाता है। इसके बाद नागालैंड तथा मेघालय में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैयर छत्तीसगढ़, जो कि गलत दिया गया है। नैयर वन्यजीव अभयारण्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कोटी गांव गोवा में है, दलमा झारखंड में, मुकाम्बिका कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट अयस्क से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोसिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिनमें से अवसादों का जमाव लंबे समय में जारी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसमें आपका मीठे पानी की झील हो जाएगी उलर झील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उलर झील जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WM डेविस के द्वारा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। गरजने वाली चालीसा, कुरुत पचासा, चिखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध में। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के रूप में। सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में, विलुप्त ज्वालामुखी के रूप में तथा निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में। आर्कटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काबू नदी से। आर्कटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में जो कथन सत्य है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था 1953 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ग्रामीण खेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों में शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति क्रियान्वयन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधानपर समिति। अधीनस्थ विधानपर समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? जिस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री था, जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला में संबंधित थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष जल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हम समिति ने। अंतरिक्ष जल निधि समायोजन सुविधा को नरसिम्हम समिति ने सुझाया था। नरसिम्हम समिति 2 का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नरसिम्हम समिति 1 का संबंध वित्तीय सुधार से था। वर्मा समिति का संबंध बैंकों के बड़े बैंकों को विलय कराने के लिए की गई थी। खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट अधिनियम 1919। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है?
भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, वो हो जाएगा पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा सचिवालय आता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख मिलता है। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्षों का। मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर तथा प्रति व्यक्ति आय। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। उदारीकरण पर, वैश्वीकरण पर, निजीकरण पर। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्राइसम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड का लक्ष्य है ग्रामीण साख से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सी संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड भारत सरकार के स्वामित्व वाला कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना संबंधित है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना संबंधित है 1980 से लेकर 1985 तक। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017 को। भारत में 2017 को रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 3 से, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, श्री रंगराजन समिति का संबंध गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी श्री रंगराजन समिति। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से था। डी का मिलान हो जाएगा 4 से, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइनीज। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1995 में। आर्थिक मूल्य संवर्धित कर यानी कि मॉडवेट संबंधित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मॉडवेट संबंधित है उत्पाद कर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेफेड है एक क्या? तो दोस्तों नेफेड है एक सरकारी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो दोस्तों वह हो जाएंगे हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नील विद्रोह के बारे में था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक 1859 में लिखी थी। नील आयोग का संबंध बंगाल से था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकाल की छाया। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। इन्हीं में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? जो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था वह हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि द हिंदू, द मराठा, बंगाली यह तीनों राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई महादयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा पांडुरंग। यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले तथा रहनुमाई मजदयासन सभा के संस्थापक थे नोरोजी फुरदोंजी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनियों ने। वर्साय की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का सर्वप्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का सर्वप्रमुख कारण था वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, जबकि सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति के नाम से। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी 1887 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जेनेवा समझौता पर वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हो गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता का संबंध वियतनाम के विभाजन से है। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया का स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस ने। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंध रखता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल पर। रंग भेद की नीति का विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। उस
संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राय विपक्षी पार्टी के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के भाग 5 के अधीन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच दिया गया है।